नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पूर्वांचल में सियासी लड़ाई अब काफी ज्यादा तेज हो गई है। पूर्वांचल की सभी सीटों पर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन कौन किस पर पड़ेगा भारी, इसके लिए हमें थोड़ा करना होगा इंतजार। लेकिन पूर्वांचल जीतने के लिए हर एक दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक के रखी हुई है और इसमें सबसे आगे चल रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह आज आजमगढ़ पहुंचे और वहां पर अखिलेश यादव को जमकर ललकारा। तो वहीं अखिलेश यादव योगी के गढ़ गोरखपुर में थे और उनकी ओर से कहा गया, यूपी बीजेपी के दो बड़े नेता आज पहुंचे हैं आजमगढ़ ताकि उनके विकास कार्यों का जायजा ले सकें। इस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम दूसरे बड़े नेता या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी का जोर यानी कि बीजेपी के इन दिग्गजों का जोर सबसे ज्यादा पूर्वांचल में 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भाजपा के अलावे किसी का खाता न खुले ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। मुझे बताइए, करेंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलिए, करेंगे क्या? जो आजमगढ़ अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, वहां इस बार कमल खिलाने के लिए क्या है अमित शाह की रणनीति? आजमगढ़ की एक एक सीट इस बार नरेंद्र मोदी जी की झोली में चाहिए, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए देनी चाहिए। जिस आजमगढ़ में सीट जीतना बीजेपी के लिए मिशन इम्पॉसिबल हो, वहां किस रणनीति के तहत उतर रही है बीजेपी? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहां से लखनऊ तक आवाज जानी चाहिए। इस बार आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों में कमल खिलने वाला है। 2022 के चुनाव में पूर्वांचल को उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता माना जा रहा है। सभी पार्टियों के लिए पूर्वांचल कितना अहम है, उसे इसी बात से समझ सकते हैं कि बीजेपी जिन दो अहम मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरने वाली है, वो दोनों ही राम मंदिर और पूर्वांचल एक्सप्रेस इसी धरती पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से रिश्ता, ये दोनों प्रमुख शहर पूर्वांचल का ही हिस्सा है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ भी पूर्वांचल में ही आता है। यानी उत्तर प्रदेश की दो सबसे बड़ी पार्टियों का पूर्वांचल से गहरा नाता है और जो भी यहाँ मजबूत होगा वही सत्ता के दरवाजे पर पूरी ताकत के साथ पहुंचेगा। माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ऐसे बनाएं कि जिससे वह आजमगढ़ के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बैकबोन बन जाए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके विकास की धुरी बन रही है। आज आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, अंतिम चरणों में चल रहा है, लगभग 95% कार्य पूरा हो गया है। पूर्वांचल की इसी अहमियत को देखते हुए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी और सिर्फ समाजवादी पार्टी पर हमला किया। आजमगढ़ ने भले ही दो पूर्व मुख्यमंत्री दिए हो, लोकसभा में सांसद चुन करके भेजे हो, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धूमिल ही हुई है। पहचान का संकट आजमगढ़ के सामने उन्होंने हमेशा खड़ा किया था। ये वही आजमगढ़ है 2017-2014 के पहले यहां का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। पहचान का एक संकट खड़ा होकर के आपके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता था। अखिलेश यादव से पहले मुलायम सिंह यादव भी आजमगढ़ से सांसद रह चुके हैं। पार्टी यहाँ हमेशा से मजबूत रही है। शायद इसीलिए योगी ने जानबूझकर आजमगढ़ के लोगों को ये सब याद दिलाया और पूछा कि क्या महामारी में उनका सांसद उनकी खोज खबर लेने आया था। मैं आजमगढ़ वासियों से पूछता हूं कि आपके सांसद कोरोना में आपका हालचाल लेने आए थे? वे फिर भी नहीं आएंगे।
चुनाव की सुगबगाहट होती है तो ये लोग भी कभी कभी आपके बीच में आएंगे, फिर गुमराह करके चले जाएंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण की सबसे बड़ी बात कही, जिसमें उन्होंने भविष्य में आजमगढ़ के आर्यमगढ़ बनने की तरफ इशारा किया। यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में जानना होगा, ये पहचान का संकट कौन लोग थे जो आपके सामने खड़ा किए थे। ये लोग वही थे जो जाति के नाम पर बांटने वाले थे, लेकिन अपने परिवार के लिए भरने वाले थे। मुख्यमंत्री जी को नाम ही बदलना आता है, रंग बदलना आता है। जो लोग नाम और रंग बदल रहे हैं, जनता इतना वोट डालेगी, सरकार बदल देगी। योगी आदित्यनाथ की बात समाजवादी पार्टी पर हमला करने का सिलसिला अमित शाह ने बखूबी आगे बढ़ाया और कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन में आजमगढ़ कैसे कट्टरवादी सोच और आतंकवाद का अड्डा बन गया था, लेकिन योगी राज में वो सरस्वती धाम बनने जा रहा है। यहाँ पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहाँ पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम करने का काम किया। पूर्वांचल में इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर है। हालांकि कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है, लेकिन बीजेपी अखिलेश को ही अपनी जीत में सबसे बड़ी रुकावट मानकर चल रही है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की तरह अमित शाह के भाषण में भी बार बार अखिलेश का ही जिक्र आता रहा। माफिया जिस प्रकार का शासन चला, उत्तर प्रदेश के बाहर अपने घर ढूंढने लगे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। पूर्वांचल इलाके में कुल 164 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बीजेपी को यहां से 115 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं बीएसपी को 14 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। इससे पहले 2012 में समाजवादी पार्टी ने 102 सीटें जीती थी। तब पूर्वांचल के पूते ही समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी। बीजेपी नेतृत्व जानता है कि पूर्वांचल में अगर समाजवादी पार्टी का किला ढहा, तभी इस बार भी बात बनेगी। इसीलिए अमित शाह लगातार पूर्वांचल के दौरे पर हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने शुक्रवार को काशी में पूरे प्रदेश से आए कार्यकर्ताओं को जीत के गुरुमंत्र दिए, तो आजमगढ़ में अखिलेश के किले में हुंकार भरी। यूपी की सियासत के पूर्वांचल हाईवे पर बीजेपी सरपट दौड़ रही है। आजमगढ़ में विरोधियों को ललकारने से पहले अमित शाह ने वाराणसी में बड़ी बैठक की और कार्यकर्ताओं को यूपी जीतने के गुर दिए। विधायकों, पदाधिकारियों, बूथ प्रमुखों और कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह ने विस्तार से चर्चा की। 2014, 2017, 2019 में जीत का मंत्र देने वाले अमित शाह ने 2022 में 300 प्लस की रणनीति तय की। विधानसभा प्रभारियों को जिम्मेदारियों की बारीकी जानकारी दी। प्रदेश में सोच ईमानदार, काम दमदार के बल पर प्रदेश चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। यूपी में भाजपा की 2022 की जीत, आगामी जीत जो 2022 का चुनाव है, कार्यकर्ताओं के दम पर और कार्यकर्ता जनता की आशीर्वाद लेकर ये चुनाव जीत दर्ज करेंगे। कार्यक्रम के मंच पर योगी के साथ अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के सामने राम मंदिर का मॉडल लहराकर संदेश पहले ही साफ कर दिया था कि चुनाव में यही मॉडल चलना है और चलाना है। जय श्री राम का उद्घोष करते काशी तक पहुंचे कार्यकर्ता पहले ही उत्साह से लबरेज थे। केंद्रीय नेतृत्व से जीत का मन मुताबिक मंत्र पाकर उनका जोश दोगुना हो गया। क्षेत्र में उन्होंने कहा है कि हम विधानसभा स्तर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, व्यवस्था करेंगे, हम राज्य के और देश के बातों को लेकर के जाएंगे। हम विधानसभा में कौन लड़ रहा है, हमारा बिंदु ये नहीं है। ऐसा कितना ही बड़ा नेता है, प्रदेश का हो, क्षेत्र का हो या राष्ट्र का हो, उसको अपना 60 वोट का काम करना ही है। 60 वोटर के पास जाना है, यानी कि 12-15 घर पर उसको जाना है और 12-15 घर का वोट जब वो पका लेगा
तो निश्चित सुनिश्चित जीत हमारी होगी। सारे लोगों को एकजुट लेके एक स्तर पे ले आएंगे और हम फिर से योगी सरकार बनाएंगे और राज्य में हमारी योगी सरकार बनेगी और हमारे पूरे केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी ही बैठेंगे। बहुत योजनाएं जो चली हैं, ये योजनाएं जन जन तक हम लोग पहुंचा रहे हैं और जन जन तक ये योजनाएं जा रही हैं और उसी योजनाओं पे और ये जो हम लोग उन्होंने कार्य किया है उस पर हम 2022 का चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी ने 2017 में पूर्वांचल में जो हासिल किया था उसे किसी भी सूरत में वो खोना नहीं चाहती। इसीलिए वो न सिर्फ अपने किले को बचाने में जुट गई है बल्कि अखिलेश के किले में सीन लगाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। आजमगढ़ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की पीठ भी थपथपाई और ये कहा कि पूरे के पूरे पूर्वांचल को मच्छर और माफिया से उन्होंने मुक्ति दिला दी। पूर्वांचल को लेकर बीजेपी खासतौर पर आगे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो हर एक दल की ओर से भले ही पूर्वांचल की बात कही जाती हो, लेकिन वास्तविकता ये रही कि विकास के पथ पर ये काफी ज्यादा पीछे रहा। साल 2014 में बीजेपी ने इसी मुद्दे को समझा और यहाँ के लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए विकास का एक खाका तैयार किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अब बीजेपी 2022 के चुनाव के ठीक पहले सौगात के तौर पर यहाँ की जनता को सौंपना चाहती है और जमकर बढ़ चढ़कर इसका प्रचार भी वो कर रही है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को धमाकेदार बनाने की उस तैयारी का हिस्सा है जिस पर बीजेपी का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से उपेक्षित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की उन ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। ये वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिस पर बनी एयर स्ट्रिप पर ट्रायल के लिए एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो का सफल ट्रायल किया। आपको दिखाना चाहूंगी, संजय हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। आप देखिए ये तमाम वो लड़ाकू विमान है। 16 तारीख को यहाँ पर उद्घाटन के समय आप जैसा कि देख पा रहे हैं टच एंड गो की यहाँ की पूरी ये प्रक्रिया होगी और आपात स्थिति में के लिए वायुसेना ने इस रनवे का इस्तेमाल जिस तरह से किया है यकीनन वो अपने आप में काबिले तारीफ है। 3.2 का ये पूरा किलोमीटर का स्ट्रेच है और यहाँ पर तस्वीरों में लाइव हम दिखा रहे हैं। इसी तरह से कई ऐसे लड़ाकू विमान थे जो यहाँ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ से इस तरफ आ रहे हैं। अपने आप में 16 तारीख का दिन जो है वो अनूठा होने वाला है श्वेता। और आपको बताते चले कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए बीजेपी पूर्वांचल के सियासी सफर को तेजी से पूरा करना चाहती है, अपनी वापसी को सुनिश्चित करना चाहती है जिस पर 2024 का भविष्य टिका हुआ है। इसीलिए 2022 की अग्नि परीक्षा में योगी को सफल बनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी 16 तारीख को यहाँ पर वायुसेना के विमान से आ रहे हैं। में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। युद्ध के समय अमूमन दुश्मन एयर स्टेशन को निशाना बनाते हैं। इसी वजह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये जो एयर स्ट्रिप बना हुआ है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में भारतीय वायुसेना के हमारी फाइटर जेट यहां से टेक ऑफ कर सके, लैंडिंग कर सके और यहां से अपनी पूरी तैयारी को आगे बढ़ा सके। इस लिहाज से भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और 16 तारीख को भारतीय वायुसेना यहां से दिखाएगी अपनी ताकत का प्रदर्शन। 42,000 करोड़ में तैयार हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 340 किलोमीटर है। लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर के हैदरिया में खत्म होगा। इस तरह ये यूपी के 9 जिलों से सीधा जुड़ा होगा जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल है। इसके अलावा लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए कुछ और जिलों से इस एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा जिसमें आजमगढ़ से गोरखपुर तक 110 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे होगा। वहीं गाजीपुर से बलिया का 30 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे होगा। केंद्र में मोदी,
और यूपी में योगी की सरकार है। लिहाजा डबल इंजन की सरकार के इस दौर में बीजेपी का दावा है कि बहुत कम वक्त में ही इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार कर लिया गया है। इसके जरिए पूर्वांचल में एक बड़ा संदेश तो देने की कोशिश बीजेपी कर ही रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले कि इसकी शुरुआत लखनऊ के चांदसराय से हो रही है और इसका समापन बनारस से सटे हुए गाजीपुर के हैदरिया गांव में होगी। यकीनन इसके जरिए इन तमाम इलाकों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना माना जाता है। बीजेपी के लिए पूर्वांचल का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों के सियासी केंद्र पूर्वांचल में ही हैं। इसीलिए इसे विकास के मॉडल के रूप में विकसित करके बीजेपी यहां अपनी जड़ें और गहरी करने में लगी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसका निरीक्षण करने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे। 19 महीनों के कोरोना की महामारी के बावजूद पूरा करने में मदद मिली है। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास में कितना रोल निभाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 2022 में बीजेपी की वापसी में ये कितना मददगार बनेगा, इसके लिए ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चित्रा त्रिपाठी, सुल्तानपुर, आज तक। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे को विकास के मॉडल के तौर पर पेश करने की परंपरा मायावती के काल में शुरू हुई। इसको आगे बढ़ाने का काम अखिलेश यादव की ओर से भी किया गया और बीजेपी अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एक मॉडल के तौर पर यहां की जनता के सामने रख रही है। लेकिन जिस तरह से 2007 के बाद 2012 और 17 में मायावती की हार हुई और 2012 के बाद 2017 में अखिलेश यादव की हार हुई, उसके बाद ये बात भी सच है कि सिर्फ एक्सप्रेसवे के सहारे यूपी की जनता के दिल को नहीं जीता जा सकता और ये मिथक अब सभी पार्टियों के सामने है। सड़कें चौड़ी और चिकनी हो तो उसके इर्द गिर्द के गांव, कस्बों और शहरों के लोगों की तकदीर बदल जाती है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनाने का सपना सबसे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रमुख साल 2002 में बनी बसपा सरकार ने ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे ताज एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला किया और फरवरी 2003 में इसका शिलान्यास भी किया। हालांकि सरकार बदलने से प्रोजेक्ट अटक गया। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। लेकिन 4 साल बाद मायावती की दमदार वापसी से ताज एक्सप्रेसवे की योजना को पंख लग गए और ताज एक्सप्रेसवे का नाम यमुना एक्सप्रेसवे कर दिया गया। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा, जेवर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा जिले को जोड़ता है। 165 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को मायावती ने 2012 के विधानसभा चुनाव में बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया, लेकिन जनता ने इसे समर्थन नहीं दिया। मायावती के बाद अखिलेश ने यूपी की कमान संभालते हुए 2012 में यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और आगरा को लखनऊ से जोड़ने का बीड़ा उठाया। 6 लेन और 302 किलोमीटर वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 10 जिलों के 232 गाँव में करीब 3,500 हेक्टेयर भूमि हासिल की गई और 36 महीने में बनकर तैयार हो गया। चुनाव से ऐन पहले अखिलेश ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन आगरा से लखनऊ के बीच बना ये एक्सप्रेसवे उन्हें दोबारा सत्ता न दिला पाया। मैं समझता हूँ जनता इससे भी अच्छा काम चाहती है। अगर हमने एक्सप्रेसवे बनाया है, उनको आज नहीं पसंद आया एक्सप्रेसवे,
वो सोचते हैं एक्सप्रेसवे से बड़ी बुलेट ट्रेन यूपी में आएगी, शायद बुलेट ट्रेन के लिए वोट दिया हो। मायावती और अखिलेश की सरकार ने भले ही एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी भले ही घटा दी, लेकिन दोनों ही इससे सियासी फायदा उठाने में नाकाम रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ अखिलेश और मायावती का हश्र देखकर नहीं घबराए और उन्होंने एक्सप्रेसवे के विकास की लकीर को 3-3 एक्सप्रेसवे से लंबा कर दिया। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। योगी सरकार पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए 2022 की चुनावी जंग फतह करने के सपने संजो रही है। इन तीनों एक्सप्रेसवे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन सबसे पहले हो रहा है, जिसकी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री खास तौर से 16 तारीख को उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था, आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। चुनाव से पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शुरू होने की चर्चा है। चित्रकूट से जालौन और फिर इटावा होते हुए एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। योगी सरकार की योजना मेरठ के प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने की है, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी दिसंबर में कर सकते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगले महीने बनकर के पूरा हो जाएगा। गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे तथा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। ये सारी कोशिश इसलिए हो रही है ताकि जनता विकास के नाम पर बीजेपी को वोट दे, उत्तर प्रदेश में उसे जिताए, ताकि बीजेपी की 2024 वाली परीक्षा आसान हो सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ ये मिथक तोड़ पाएंगे? आज तक ब्यूरो। पूर्वांचल केवल बीजेपी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये कभी बीएसपी का गढ़ रहा तो कभी समाजवादी पार्टी के पाले में जाता रहा। यही कारण है कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पहुंचे और वहां से उन्हें जमकर ललकारा। कुल मिलाकर गोरखपुर में पहुंचकर वहां के आसपास की जनता के दिल को जीतने की कोशिश अखिलेश यादव की ओर से भी आज बड़ी रैली के जरिए की गई है। भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं, भारतीय जनता पार्टी विनाश पे राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए जेल में बड़े बड़े टिफिन में खाना किन माफियाओं के लिए जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में भले ही कुछ वक्त हो, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर होना शुरू हो चुका है। दोनों दल एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं और एक दूसरे के गढ़ में जाकर ललकार रहे हैं। पूर्वांचल जीतने की यही जिद अमित शाह और योगी को आजमगढ़ ले गई तो अखिलेश यादव को योगी के घर गोरखपुर। ये गोरखपुर से कुशीनगर के बीच अखिलेश यादव की रथ यात्रा की तस्वीरें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हिलोरे मार रहा है। अखिलेश यादव चाहे अपने रथ के अंदर हो या फिर रथ के ऊपर, दोनों ही हालत में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश की एक झलक पाने के लिए पूरा जोर लगाते देखे जा सकते हैं। समर्थकों का यही जोश अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, क्योंकि ये आजमगढ़ न होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घर गोरखपुर है, जहां पर आप अखिलेश की रथ यात्रा में हजारों की भीड़ देख सकते हैं। इसी दौरान आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने अखिलेश यादव से बातचीत की तो अखिलेश ने 2022 में बदलाव का भरोसा दोहराया। ये तो भीड़ में पीछे देख पा रहा हूँ, क्या ये गोरखपुर है और गोरखपुर कुशीनगर की भीड़ क्या संदेश दे रही है? गोरखपुर और कुशीनगर की जनता ने मन बनाया है कि 22 में बदलाव होना तय है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। बीजेपी से पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में भिड़ंत होती थी, लेकिन 2014 के बाद यहाँ की तस्वीर बदल गई।
लेकिन फिर भी बीजेपी अखिलेश को हल्के में नहीं लेना चाहती। इसीलिए आजमगढ़ की रैली में अमित शाह ने लगातार अखिलेश यादव पर हमला बोला। मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। हाल ही में अखिलेश ने जिन्ना की तारीफ की थी, जिसके जवाब में अमित शाह ने ये बयान दिया। अखिलेश भले ही अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन वो वहाँ पर उन पर होने वाले हमलों से पूरी तरह वाकिफ थे। आज तक से बातचीत में अखिलेश ने इस तरह की बातों को बीजेपी की हताशा बताया। 22 में बदलाव होना तय है और बदलाव इसलिए होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सपने दिखाए। उन्होंने अपने संकल्प पद से लेकर के जनता के बीच में कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, कि नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। लेकिन आज 4.5 साल के बाद आप सच्चाई देखते हैं तो किसानों के साथ धोखा हुआ है, नौजवानों की नौकरी और रोजगार छिने हैं। वहीं व्यापारियों के लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कहा था, वो आज ठोको राज में जिस तरीके से व्यापारियों की हत्या हो रही, कोई उद्योगपति कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस बार जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अखिलेश जी, आप आज यहाँ पर हैं, ये सीएम योगी का एक तरह से गोरखपुर गढ़ कहा जाता है, यहाँ से वो बिलोंग करते हैं। आपके गढ़ आजमगढ़ में आज गृह मंत्री अमित शाह रहे हैं, सीएम योगी रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? वो दोनों लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग आजमगढ़ का विकास देखने गए थे। जो सरकार नाम बदलती हो, शिलान्यास का शिलान्यास करती हो, उद्घाटन के उद्घाटन करती हो, 4.5 साल के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ में कोई अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं किया, उनसे क्या विकास की उम्मीद करोगे? और जाते समय जब समय खत्म हो गया है तो इसलिए इस समय उनकी कोई घोषणा जनता भरोसा नहीं करेगी। आज सीएम योगी ने अपनी स्पीच में आजमगढ़ में कहा है कि एक इंडिकेशन दिया है कि वो आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ कर सकते हैं। आप सांसद है वहां के, कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री जी को नाम ही बदलना आता है, रंग बदलना आता है। जो लोग नाम और रंग बदल रहे हैं, जनता इतना वोट डालेगी, सरकार बदल देगी। पूर्वांचल में बड़ी पार्टियों के साथ साथ छोटे दलों का भी बोलबाला रहा है। इसमें अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी शामिल है। इस समय अपना दल और निषाद पार्टी बीजेपी के खेमे में है। हालांकि 2017 के चुनाव में बीजेपी के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इस नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी प्रतीकों की राजनीति कर रही है और इसी के तहत अमित शाह ने आजमगढ़ में बन रहे विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखने का सीएम को सुझाव दिया, जिसे योगी ने तुरंत मान लिया। मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि ही उत्तर प्रदेश की भूमि पर परदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम महाराज सुहेलदेव जी ने किया था। अगर ये यूनिवर्सिटी का नाम हम उनके नाम पर रखते हैं तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश। बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार पूर्वांचल के नेताओं को अपने दल से जोड़ रही है, जिसका नतीजा अखिलेश बीजेपी के सफाई के तौर पर देखते हैं। देखिए, वेस्टर्न यूपी से लेकर के पूर्वांचल तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है, क्योंकि जनता ने मन बनाया है बदलाव का। 22 में बदलाव होके रहेगा। 2017 के चुनावों में बीजेपी ने पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया था। मोदी लहर में विपक्ष धराशायी हो गया था, लेकिन इस बार मामला अलग है। आजमगढ़ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अखिलेश यादव पूर्वांचल में बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा डर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने का है, क्योंकि AIMIM की सक्रियता ने उनकी चिंता को बढ़ाकर रखा हुआ है। यही कारण है कि जिन्ना की तारीफों वाले बयान कभी अखिलेश यादव दे रहे हैं तो कभी उनके सहयोगी भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिस अखिलेश यादव ने 2012 के चुनाव में
मुस्लिम वोट बैंक को एक तरफा अपने पाले में कर लिया था, उनको 2022 जीतने के लिए जिन्ना का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? I thank His Majesty the King on behalf of the Pakistan Constituent Assembly. आजादी का अमृत महोत्सव मनाते भारत से धर्म के नाम पर पूरा एक देश अलग कराने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं सोचा होगा 75 साल बाद उनका भारत के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश की सत्ता की लड़ाई में ऐसे इस्तेमाल होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो कोई विवाद नहीं होता। उनको जिन्ना जपने का, जिन्ना का नाम जपने की याद आती। जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग आज भी जिन्नावाद का समर्थन करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। यूपी में अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया है। सवाल है लखनऊ की सत्ता की चांदी और चांदी का मुकुट, दोनों के पीछे जिन्ना का रिश्ता क्या है? सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों को चाहिए था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो कोई विवाद नहीं होता। भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए तो जिन्ना को ही जिम्मेदार बताया जाता है ना। अब तो किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दीजिए, लेकिन उसके जिम्मेदार वो नहीं है। सवाल उठा, आखिर जिन्ना को याद करने का अखिलेश का संदर्भ क्या? जवाब अखिलेश से आया, मैं क्यों बताऊं? सवाल पूछने वाले फिर से किताब पढ़ें। क्या अखिलेश यादव जिन्ना को याद करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए यह जान लीजिए कि जिन्ना का नाम अखिलेश ने हरदोई में लिया। हरदोई जहां 5 विधानसभा सीट आती हैं, 4 सीट पर मुस्लिम वोटर 18 से 23% तक हैं। उत्तर प्रदेश में हर 10 में से 2 वोट की ताकत मुस्लिम मतदाता रखते हैं। क्या उन्हीं मुस्लिम वोट को अपनी राजनीति की बोतल में पूरी तरह उतार कर रखने के लिए जिन्ना के जिन्न को बाहर निकाला गया? मुस्लिम वोट तो पहले से भी अखिलेश के पास आते रहे हैं, ऐसे में क्यों फिर जिन्ना याद आए? उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ 50 लाख मतदाताओं के बीच में 20% वोटर मुस्लिम हैं। 45 से 58% मुस्लिम वोटर का रुझान मतदान में समाजवादी पार्टी की तरफ रहता आया है। 2012 के विधानसभा चुनाव में 78 मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने वाली समाजवादी पार्टी के 43 उम्मीदवार जीते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 58% मुस्लिम वोट का गणित समाजवादी पार्टी के खाते में फिट बैठा था। 2019 में मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़े अखिलेश के महागठबंधन को 78% मुस्लिमों ने एकजुट होकर वोट दिया। जब इतने मुस्लिम वोटर पहले से समाजवादी पार्टी पर भरोसा करते आ रहे हैं, फिर क्यों पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना को महात्मा गांधी, सरदार पटेल के साथ अखिलेश यादव खड़ा करने लगे? क्या तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण मजबूत करने के लिए? उनको जिन्ना जपने का, जिन्ना का नाम जपने की याद आती है। तुष्टीकरण का एक नया खेल शुरू हो जाता है। ध्रुवीकरण के आरोप तो हमेशा बीजेपी पर लगते आए। इस बार अखिलेश यादव की राजनीति जिन्ना के नाम पर ध्रुवीकरण के प्रयोग की कही जा रही है, लेकिन क्यों? इस वजह को जानने के लिए आगे बढ़ने से पहले मुजफ्फरनगर में रैली करते वक्त जहां अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उतरा, वहां चलते हैं। जिस मंच पर उत्तर प्रदेश के कश्यप समाज का वोट साधने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे, उसी मंच से लगे नारों को जरा सुनिएगा। ऊपर अल्लाह है, नीचे मल्ला है, ऊपर अल्लाह है, नीचे मल्ला है। अगर मल्ला चाहेगा पूरा कश्यप चाहेगा तो आपकी नाव जो है भवसागर को पार कर देगी। अल्लाह बचाए अब मल्लाह बचाए। आज मैं बताना चाहता हूँ कि जिसके साथ अल्लाह हो और जिसके साथ मल्लाह हो, उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है।
मल्लाह समुदाय का वोट, मंच मल्लाह समुदाय का और अल्लाह का नाम, ये सब कुछ अखिलेश यादव की पार्टी क्यों कर रही है? क्या इसके पीछे उत्तर प्रदेश में ओवैसी का पिछली बार के मुकाबले इस बार मजबूत होकर उतरना है? अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को मुस्लिम वोटर के आधार पर बांटे तो 403 सीट वाली विधानसभा में 143 सीट पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। 70 सीट पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा। क्या इन्हीं सीटों पर ओवैसी के जरा भी ताकत दिखाने से अब तक मुस्लिम वोट का सबसे बड़ा हिस्सा पाने वाले अखिलेश को नुकसान की आशंका है? ओवैसी कम से कम उन्होंने ऐलान किया है कि 100-105 सीटों में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन कंस्टिट्यूएंसी में जो दूसरी पार्टियां हैं, चूंकि ऐसी कंस्टिट्यूएंसी होंगी, हम ये मान सकते हैं वो ऐसी कंस्टिट्यूएंसी होंगी जहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी अधिक होगी। ऐसी कंस्टिट्यूएंसी में दूसरी पार्टियां भी शायद मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े करेंगे। ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। कुछ कंस्टिट्यूएंसी शायद ओवैसी जीत जाएं अगर वो स्ट्रांग उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए, लेकिन मुस्लिम वोटरों के बंटवारा से बीजेपी को फायदा होगा। ओवैसी का बढ़ना अखिलेश यादव के लिए मुश्किल का सबब कैसे है, इसे एक्सपर्ट की राय के बाद जमीनी हकीकत से समझिए। उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी मुस्लिम बाहुल्य सीटों के नतीजे देखिए। सहारनपुर में देवबंद की सीट पर 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 55,385 वोट पाए। बीएसपी को यहां 72,844 वोट मिले। मुस्लिम वोट बटा, बीजेपी 1,02,244 वोट लेकर मुस्लिम वर्चस्व वाली देवबंद सीट जीत गई। बिजनौर में नूरपुर की सीट का भी हाल जानिए। अखिलेश राहुल की पार्टी मिलकर यहां पिछली बार 66,436 वोट लाई। बीएसपी को 45,902 वोट मिले और तब मुस्लिम वोट इस सीट पर बंटने से बीजेपी 79,172 वोट लेकर जीत गई। इस बार ओवैसी वोट के ध्रुवीकरण का बड़ा कारण मुस्लिमों के बीच बन सकते हैं। क्या इसी कारण अखिलेश यादव और उनके साथी राजभर जिन्ना का नाम प्रमुखता से लेने लगे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो कोई विवाद नहीं होता। ओवैसी तुरंत अखिलेश के ध्रुवीकरण कार्ड को खारिज भी करने लगते हैं। अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। अखिलेश यादव अच्छी तरह 2014 के बाद के चुनावों में जान चुके हैं कि बीजेपी के साथ बहुसंख्यक वोट का बड़ा हिस्सा है, खासकर गैर यादव ओबीसी भी। ऐसे में अखिलेश का फोकस 9% यादव और 20% मुस्लिम वोटर पर है। संभव है कि अखिलेश जिन्ना के बहाने शहरी मुस्लिम वोटर का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में चाहते हैं, क्योंकि शहरों में 32% जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 16% मुस्लिम मतदाता उत्तर प्रदेश में हैं। स्विंग वोटर पर ये नजर है, यानी माहौल देखकर वोट देने वाले मतदाता, जिन पर अखिलेश का ध्रुवीकरण कार्ड क्या चल सकता है? तो मुश्किल सा काम है कि कितना % स्विंग करता होगा, लेकिन निश्चित रूप से इन सब चीजों का असर वोटरों के मन पर पड़ता है। आजकल जिस तरह के चुनाव होते हैं और खासकर जैसे बहुदलीय एक तरह से चुनाव, मल्टी पार्टी कंटेस्ट होने वाला है यूपी में, ऐसी स्थिति में अगर आपने 3-4% वोटरों को भी स्विंग हो गया तो वो एक पार्टी के लिए बहुत बढ़त दे सकती है। तो कम से कम मुझे लगता है कि स्विंग वोटरों की तादाद 5 से 7% तो जरूर होती है। वो एक एड ऑन वोट है, एडिशनल वोट है। उस समुदाय के ज्यादातर वोटर तो आपको वोट कर ही रहे हैं, लेकिन आपने उन 5%, 6% वोटरों को भी अपनी ओर स्विंग कर लिया जो संभवतः आपको वोट नहीं देते। माना जा रहा है कि अखिलेश गैर यादव हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण की काट में मुस्लिम वोटर का ध्रुवीकरण चाहते हैं, ताकि एक मुश्त 19% वोट सपा को मिले। जिन्ना वाला ये प्रयोग क्या अखिलेश को सत्ता का ध्रुव तारा दिला पाएगा? अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
पूर्वांचल जीतने के लिए हर एक दल की फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग लगातार जारी है, लेकिन 2022 में यहां की जनता के दिल में राज कौन करता है, इसके लिए करना होगा हमें थोड़ा इंतजार। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।